जय हिंद प्यारे बच्चों। सीजी बोर्ड प्रिपरेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अखिलेश। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति खुद को संतुलित कैसे रखती है? अगर इकोसिस्टम बिगड़ जाए तो क्या होगा? पेड़, जानवर और मनुष्य सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? क्या इकोसिस्टम बिना इंसानों के भी चल सकता है? इकोसिस्टम का एक छोटा सा बदलाव पूरी पृथ्वी को कैसे प्रभावित कर सकती है, यह समझना आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। हम छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2025 का रिवीजन कर रहे हैं। हम आज आए हैं चैप्टर नंबर 14 में, जिसका नाम है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। बेसिकली इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट है। ये पार्ट नंबर 1 होगा और ये क्लास 12th बायोलॉजी के बच्चों के लिए है। तो बिना कोई देरी किए कुछ हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं जो चैप्टर नंबर 14 के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है आपके सीजी बोर्ड 2025 के लिए। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से। घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आप 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एग्ज़ाम लिखने से पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वन के पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जैविक घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछा गया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन को जो आंसर है बच्चों, ये बुक नंबर जो नवोद का जो 12th बायोलॉजी का बुक है उसमें 512 नंबर का जो पेज होगा वहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। मैं केवल आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाऊंगा। सारे स्ट्रक्चर सेम होंगे, बस कंपोनेंट के हल्का हल्का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपको काम करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जैविक घटकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब जैविक घटक क्या होता है, पारितंत्र किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, सबके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2020 में। बच्चों, ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम ऑफ ए पाउंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक नंबर नवोद का जो बुक है उसमें 513 और 514 में आपको मिल जाएगा। प्रश्न चौथा है बच्चों, उत्पादक व उपभोक्ता में कोई 3 अंतर लिखिए। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसका डिफरेंस सिखाऊंगा आपको। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। उत्पादक उपभोक्ता, इसका मतलब है प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं आपके टीचर आपको पढ़ाए होंगे। खैर, आप रिवीजन कर रहे हैं, काफ़ी समझदार हैं। ठीक है, बस हम एक ओवरव्यू देखेंगे जो हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ठीक है, चलिए, उससे पहले कुछ वन वर्ड आंसर जो हर साल सीजी बोर्ड 2025 में क्वेश्चन पूछेगा या फिर पिछले कई साल में क्वेश्चन आया हुआ है। हर साल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर का, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन होंगे 5 नंबर का। तो इस क्वेश्चन को हल्का सा देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो पहला जो क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्थायी होता है। ये जो क्वेश्चन है 2021 में पूछा है 1 नंबर के लिए, 2123 में। ठीक है, आपको इसका आंसर पता होगा तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं। विच इकोसिस्टम इज मोस्ट स्टेबल। जो महासागरीय ओशनिक इकोसिस्टम होता है वो कैसा होता है, स्टेबल होता है सर्वाधिक। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है। देखो यहाँ पे सर्वाधिक स्थायी पूछ दिया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा गया, देखो 21 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 21 और 23 यहाँ भी पूछा गया है। तो एक सेट सपोर्ट द सेट ए होगा, इसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया, सब इसमें सेट बी में ये क्वेश्चन पूछ जाएगा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो कौन सा पारिस्थितिक तंत्र तुलनात्मक रूप से कम स्थायी होता है, तो बच्चों इसका आंसर होगा मरुस्थली एंड डिजर्ट इकोसिस्टम। इसको आप ध्यान रखेंगे, मरुस्थली कम स्थायी होता है, महासागरीय अधिक स्थायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक स्तरीकरण यानी कि लेयर प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन 2021 से पूछा गया था। विच इकोसिस्टम एग्जिबिट द मोस्ट स्ट्रेटिफिकेशन। जली एक्वेटिक यानी जली इकोसिस्टम होगा, जली पारिस्थितिक तंत्र इसका आंसर होगा। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा। चलिए, तो बच्चों आपको इसका पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 इसका आ सकता है क्योंकि जो चैप्टर हल्का सा लंबा है। अब हमको हल्का सा बेस पढ़ना है, हालांकि ये रिवीजन वीडियो है।
ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा बेस पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है। अब क्यों बेसिक पढ़ना है? क्योंकि जब आने वाले जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक से आएंगे, अगर आप बेस को ठीक से पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता इसको बहुत पढ़ने की आपको आवश्यकता होगी। चलिए पढ़ते हैं, ये इकोसिस्टम का मतलब क्या है, शब्द किसने दिया, इसका डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र शब्द का जो प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के पारिस्थितिक वैज्ञानिक A.G. टेंसले ने सन 1935 में किया था। किसने किया था सबसे पहले प्रयोग? A.G. टेंसले ने किया था 1935 में। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, इनके अनुसार क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र वातावरण के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के पूर्ण समन्वय से बनी क्या है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम बना हुआ है। किन किनों का? हमारा जो इन्वायरमेंट है उनमें उपस्थित जो घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, आगे इसके बारे में साथ पढ़ाऊंगा। दो कंपोनेंट होते हैं मुख्यतः, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, इनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, इन सब में एक सिस्टम बना हुआ है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम मेड ऑफ अ कंप्लीट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों अथवा जीवों एवं वातावरण की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बने तंत्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। द सिस्टम फॉर्म as a result of the interaction of a biotic and abiotic component of the environment or organism and the environment is called ecosystem। तो ये जो बार बार शब्द आ रहा है, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, जैविक घटक, जैविक घटक क्या कहते हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लें तो जो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, एक विशाल इकोसिस्टम की तरह काम करती है, जहाँ पर जैविक अजैविक घटक समान रूप से एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं। द अर्थ इज अ जाइंट इकोसिस्टम वेयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर इक्वली, बराबर कहीं ना कहीं इंटरेक्शन करते हैं। एक नोट याद रखेंगे, जो इकोसिस्टम होता है वो इकोलॉजी की मूल इकाई होती है। क्योंकि हम साइंस का ब्रांच पढ़ रहे हैं तो साइंस में एक ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? इन्वायरमेंट और उनके हैबिटाट के बारे में अध्ययन करती है। तो इकोलॉजी की अगर हम बात करें उसकी इकाई क्या होगी, तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम उसकी इकाई होती है। बेसिक फंक्शन यूनिट क्या होती है? इकोसिस्टम किसकी इकाई होती है? इकोलॉजी की इकाई होती है। तो इकोलॉजी एक शाखा है, उस शाखा में इकोसिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, तो इकोसिस्टम इकोलॉजी की एक मूल इकाई होती है। इस बात को हल्का से आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम, मैं बार बार इकोसिस्टम शब्द यूज़ करूंगा, इसका मतलब पारिस्थितिक तंत्र ही होगा। इकोसिस्टम की जो संरचना एवं उसके घटक के बारे में पढ़ते हैं, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बायोटिक फैक्टर क्या है, एबायोटिक फैक्टर क्या है, इसको समझते हैं। तो क्या होता है इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स या पारिस्थितिक घटक? पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम जिन वस्तुओं का बना होता है। अब जाहिर सी बात है, जब हम बात करें तंत्र की, इकोसिस्टम की, तो किस किस वस्तुओं से मिलकर बना हुआ है, उन्हें जिन वस्तुओं से इकोसिस्टम बना है उसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी घटक। उस पारिस्थितिकी घटकों के मिलने से ही पारिस्थितिक तंत्र बनता है। द थिंग ऑफ विच द इकोसिस्टम इज मेड आर कॉल्ड इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो एक साइंटिस्ट आए ओडम 1897 में, उनके अनुसार दो दृष्टि से हम इकोसिस्टम को बांट सकते हैं, उनके घटक को बांट सकते हैं। तो पहला क्या है? पहला जो घटक तंत्र होगा उसमें हम देख रहे हैं कार्यात्मक या फंक्शनली दृष्टि से। ये मुख्यतः किससे बने होते हैं? दूसरा क्या होता है? संरचनात्मक रूप से। यानी कि हम ओडम का कहना ये है कि जो इकोसिस्टम के जो घटक होते हैं उसको हम दो दृष्टि से देख सकते हैं। पहला है कार्यात्मक रूप से यानी कि फंक्शनली रूप से, दूसरा क्या है भाई? स्ट्रक्चरली रूप से। समझते हैं सबसे पहले किसके बारे में? कार्यात्मक रूप से। ये दो घटकों से बना होता है। पहला जो घटक होता है उसको कहते हैं स्वपोषी घटक, इसी को हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, स्वपोषी, अपना पोषण स्वयं करने वाला। तो पारिस्थितिक तंत्र के वे घटक जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्वपोषी घटक कहेंगे। इसको हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? आप लोग पता होगा, सभी जो हरे पौधे होते हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है कि वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं भोजन का निर्माण कर सकते हैं। इसे ही हम ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कह रहे हैं। ये कार्यात्मक दृश्य, कार्य करने दृष्टि से है। ठीक है, कैसे काम कर रही है।
तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट दोज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम विच मेक देयर ऑन फूड। क्लियर है। सेकेंड चीज़ है परपोषी घटक। अगर हम बात कर रहे हैं ओडम के अनुसार कि इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, तो कार्यात्मक रूप से दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है स्वपोषी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दूसरा है परपोषी घटक, पर यानी कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होने वाले, इसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स। तो क्या होते हैं, इकोसिस्टम के वे घटक जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट दोनों रूप से क्या होते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका मतलब वो खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये किस पर डिपेंड होते हैं, ये स्वपोषी कंपोनेंट पर डिपेंड होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहते हैं, परपोषी घटक कहते हैं। दोज कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम विच डू नॉट मेक देयर ऑन फूड बट ऑब्टेन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर है। ये तो हो गया किसके बारे में, कार्यात्मक रूप से दो घटक होते हैं, स्वपोषी घटक और परपोषी घटक। लेकिन हम स्ट्रक्चर की बेस पर देखें तो दो घटक होते हैं मुख्यतः। पहला जो होता है उसको कहते हैं अजैविक घटक, दूसरा को कहते हैं जैविक घटक। हमको इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों हमको समझ आ गए। स्वपोषी मतलब ये है खाना अपना खुद बनाता है, परपोषी जो अपना खाना से दूसरे से प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमको इसके बारे में पढ़ना है। बार बार शब्द आ रहा था अजैविक घटक, जैविक घटक, इन दोनों के मिलने से ही क्या बना है, इकोसिस्टम बने हुए हैं, इनके इंट्रैक्शन से इकोसिस्टम बना हुआ है। अजैविक घटक को हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैविक घटक को हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए इसको हम हल्का सा विस्तार समझते हैं। ये जो आपको दिख पा रहा है कॉलम, ये आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो इकोसिस्टम होता है मेनली अगर हम संरचना के हिसाब से देखें तो दो घटक होते हैं मुख्यतः। पहला जो होता है इसको कहते हैं अजैविक घटक, इसका मतलब है एबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा क्या होता है, जैविक घटक। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस इकोसिस्टम में जो सबसे जो पहला जो कंपोनेंट है उसको हम अजैविक घटक कह रहे हैं। ये किन किन चीज़ों से बन के बनी हुई है। तो जो अजैविक घटक होती हैं मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला है कार्बनिक घटक, ठीक है, दूसरा क्या है अकार्बनिक घटक, तीसरा है जलवायु घटक। क्लियर है क्या। कार्बनिक घटक कहने का मतलब है, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के तीन पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो अजैविक घटक एक केमिस्ट्री को ही हम क्या हम अजैविक घटक मान रहे हैं। आप जितने भी आप अपने जो 12th बायोलॉजी को जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पूरा आप एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पूरा पढ़ते हो आप। ठीक है, और ये एबायोटिक कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं और इस एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा ही बायोटिक कंपोनेंट बनता है, दोनों आपस में रिलेशनशिप होती है। तो कार्बनिक घटक को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट कहेंगे। क्लियर है क्या। कार्बनिक कहने का मतलब ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपोनेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और लिपिड, इन सब में क्या होंगे, कार्बन होंगे, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग होंगे। इसे हम कार्बनिक घटक कह रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कह रहे हैं। सेकेंड जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसको कहते हैं अकार्बनिक घटक, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऐसे कंपोनेंट जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं H2O जल, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, Ca कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सल्फर, ये इन सभी में कहीं आपको कार्बन दिख रहा है क्या, नहीं। कहेंगे सर यहाँ पे सी दिख नहीं, कैल्शियम है, Ca कैल्शियम का होता है। ये क्या हो गया, अकार्बनिक घटक हो गया। इसे हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, ये सब एबायोटिक फैक्टर हैं। लास्ट जो है इसको हम कहते हैं जलवायु घटक, इसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक कंपोनेंट, इसी को हम फिजिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। जैसे कि हो गया प्रकाश, लाइट, तापक्रम, टेम्परेचर, वर्षा इसका मतलब है रेन, आर्द्रता इसका मतलब होता है ह्यूमिडिटी। तो लाइट, टेम्परेचर, रेन एंड ह्यूमिडिटी ये सब मिलके क्या बनाते हैं, जलवायु घटक बनाते हैं। इन तीनों से मिलके क्या बना हुआ है, अजैविक घटक बना हुआ है। अब ध्यान से आप सोचिए, सोचने वाली बात है कि हमारे जो इन्वायरमेंट है, क्या आप सबको इसे देखने में मिलता है। हम खाना खाते हैं, हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा लिपिड मिलता है। पानी से हमको क्या पानी मिलता है, हमको इन्वायरमेंट में हमारा O2 है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सब कुछ है। ठीक है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है। ठीक है, टेम्परेचर हमको प्राप्त होती है, रेन होती है, ह्यूमिडिटी प्राप्त होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अजैविक घटक को समझ गए होंगे क्या होता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब दूसरा जो कंपोनेंट होता है जो मुख्य रूप से है,
वो है जैविक घटक, इसको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। आप समझ गए कि अजैविक को अजैविक क्यों कह रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम अजैविक घटक मान सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम कहते हैं जैविक घटक। अब जो जैविक घटक होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होती हैं। पहला को कहते हैं उत्पादक, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। उत्पादक का स्पष्ट मतलब है निर्माण करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला। ये जो उत्पादक होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब उत्पादक कहने का मतलब ये है अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, दे डू नॉट डिपेंड एनीवन। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में सभी हरे पौधे, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ऑल ऑटोट्रॉपिक्स। सेकेंड जो जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, उसे कहते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता को हम कहते हैं कंज्यूमर। क्या कहते हैं इसको? कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर क्यों कह रहे हैं? ये विषम पोषी होता है, हेट्रोटॉपिक्स होता है। इसका मतलब ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंडेंट होता है? उत्पादक पर डिपेंड होता है, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं उपभोक्ता विषम पोषी होता है, जो स्वपोषी उत्पादक पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, उपभोक्ता विषम पोषी होता है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। वो स्वपोषी उत्पादक सभी हरे पौधे पर डिपेंड होता है। अब जो उपभोक्ता होते हैं उनके अलग अलग स्तर होते हैं। तो उपभोक्ता भी हैं, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ऐसे उपभोक्ता जो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, जो शाकाहारी, ठीक है, चीज़ों पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, P1 कहते हैं। आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो सभी शाकाहारी जंतु जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं, जो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर। समझ गए? सेकेंड जो कंज्यूमर है उसको कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या बोलते हैं उसको? द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। इसका मतलब ये है कि ये जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं पर डिपेंड होते हैं, शाकाहारी जंतुओं पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हो गए लोमड़ी, मोर और भेड़िया। ठीक है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर है? थर्ड जो उपभोक्ता है उसे कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। ये जो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं ये मांसाहारी जीव, इसका मतलब है द्वितीयक उपभोक्ता पर डिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी उपभोक्ता हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, लेसन बनाए हुए रखते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में आगे। ठीक है, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। अब टर्सरी कंज्यूमर में कौन आएंगे? टर्सरी कंज्यूमर में हम ह्यूमंस भी आते हैं। इसके अलावा सांप, सिंह, बाघ, चीता, बाज, ये सब कैसे हैं? ये टर्सरी कंज्यूमर हैं। ठीक है, चलिए, ये हो गया किसके बारे में? जैविक घटक का सेकंड है। सेकंड जो कंपोनेंट है उत्पादक, उपभोक्ता। उपभोक्ता में 3 था, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। जो सबसे लास्ट जैविक घटक होता है उसको कहते हैं अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर होते हैं ना तो ये स्वपोषी होते हैं ना तो विषमपोषी होते हैं, ये होते हैं मृतोपजीवी। इसका मतलब ये है कि ये अपने भोजन के लिए मृत जीवों, जो जीव ऐसे जो डेथ हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो डेथ पार्टिकल्स हैं, उनको अपने एज अ फूड के लिए यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं अपघटक। अपघटक में मेनली आते हैं फंगस और बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, अब जितने भी जो जैविक घटक हैं इन सब को अपघटित करने वाला जो कंपोनेंट है वो अपघटक होता है। इस बात को याद रखेंगे, चाहे उत्पादक उपभोक्ता हो, ये सभी लास्ट में कहाँ जाएंगे? अपघटक के पास ही जाएंगे, जो इसको जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में इसको तोड़ देंगे, जो अपघटक होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स को आप पूरा पढ़ लिए हैं कि सर जैविक घटक किसे कहते हैं, अजैविक घटक किसे कहते हैं, और इकोसिस्टम इन दोनों घटक से मिलकर बना हुआ है, अजैविक घटक और जैविक घटक से। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के आपसी इंट्रैक्शन को हम कह सकते हैं क्या भाई? इकोसिस्टम कहते हैं। इन दोनों के मिलने से देखो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। हम कह सकते हैं एक खाए और खाए जाने की एक परंपरा चलती है इन दोनों घटकों के बीच में। ठीक है, अजैविक घटकों के थ्रू ही जैविक घटकों का निर्माण होता है और बाद में अपघटक के माध्यम से जैविक घटक अजैविक घटक में चेंज हो जाते हैं। ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना व घटक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, अब ये देखिए
अब एग्ज़ाम में आपको कैसे लिखना है, चाहे आपको किसी भी तंत्र के बारे में पूछे, चाहे आपको घास के बारे में पूछे, घास ग्रासलैंड इकोसिस्टम पूछे, वन पूछे, तालाब पूछे या मरुस्थली पूछे, इन सब में जो स्ट्रक्चर होगा ना वो सेम होगा। आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है। ये जो हेडिंग आपको दिख पा रहा है ना, ये हेडिंग को आपको ऐसे ही याद करके जाना है। बाकी लिख सकते हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग, बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए कि पूछ दे कि घास के इकोसिस्टम को संक्षिप्त में समझाइए, तो आप इसको समझा सकते हैं। वहाँ कभी पूछता है कि जैविक घटकों को समझाइए, ठीक है, या तो पूछ देगा अजैविक को या पूछ देगा जैविक घटक को, ठीक है। तो अगर जैविक पूछे तो जैविक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताएंगे कि जो भी इकोसिस्टम, जैसे सपोज हो रहा है कि घास से मानते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड का, तो आप कहेंगे ओडम के अनुसार कार्यात्मक दृष्टि से जो इकोसिस्टम होता है उसके दो घटक होते हैं, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव जो क्या होते हैं, जो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, अपने खाना खुद बनाते हैं। दूसरा क्या है, विषमपोषी, जो खाने दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। बी क्या हो गया, सृजनात्मक दृष्टि से क्या होते हैं, दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में कार्बनिक पदार्थ आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ आएंगे और जलवायु घटक आएंगे, जैसे कि प्रकाश, तापक्रम, जल, आर्द्रता, वायु, खनिज तत्व, पीएच, स्थलीकृत और मृदा। दूसरा क्या है, जैविक घटक। इसमें क्या क्या आएंगे, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता में कितने, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। थर्ड को होगा अपघटक। इन्हीं को बस को लिखना, ये हेडिंग यही से रहेगा, बस इसके अंदर की चीज़ों को बदलना है आप लोगों को कि घास में सबसे पहले उत्पादक कौन आएगा, हरे प्लांट आएंगे। उपभोक्ता क्या होंगे, ग्रासहॉपर होंगे। प्राथमिक में कौन होगा, सेकेंडरी में कौन होगा। अब घटक में कवक और जीवाणु तो आएगा ही आएगा। ये एक फ्रेमवर्क है आपका, चाहे कोई सी भी क्वेश्चन है आपको लिखना ऐसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको नवबोध जो 12th बायोलॉजी का बुक है उसमें एक पेज नंबर है 507 से लेकर 510 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर पेज नंबर भी लिख के आपको दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसेंशियल पार्ट और एसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कुछ मुख्य भाग होते हैं, कुछ सहायक भाग होते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है इसेंशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि इकोसिस्टम में मुख्य जो पार्ट होंगे इसको हम कह रहे हैं इसेंशियल पार्ट, और जो इसेंशियल पार्ट को सहायता करती है उनको कहते हैं एसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसेंशियल पार्ट में कौन कौन से चीज़ आएंगे। तो हमको पता है इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र जो प्राकृतिक स्रोत है, सोर्स है, वो है सन है, एनर्जी है। सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, यही मेन है, ठीक है भाई। और सभी पृथ्वी पर ऊर्जा पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो सन क्या हो गया, सन हो गया इसेंशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। अगर एक इकोसिस्टम में सूर्य नहीं है तो इकोसिस्टम ही नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, जलवायु घटक, ये सब क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ये सब कैसे हैं, ये इसेंशियल पार्ट होते हैं। आई होप यहाँ से यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये सब क्या है, इसेंशियल पार्ट हैं। अब इस इसेंशियल पार्ट के अलावा कुछ एसेसरी पार्ट्स होते हैं इकोसिस्टम में, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी आप आंसर लिखेंगे सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोड्यूसर से, क्योंकि उत्पादक से ही ऊर्जा का फ्लो आगे बहता है, आगे चेन वगैरह पर, ठीक है। तो इसेंशियल पार्ट सूर्य से एनर्जी लेकर जो उत्पादक होता है, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, हरे पौधे हो गए, ये प्रकाश संश्लेषण की मदद से प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है, यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। इसको हम प्रोड्यूसर कह रहे हैं। अब ये प्रोड्यूसर कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ट्रॉपिक्स होते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब इनको खाने वाले कौन होंगे, इनको खाने वाले होंगे कुछ कंज्यूमर। उसमें से पहला जो कंज्यूमर को बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको हम PC1 कहते हैं, ठीक है। ऑल हर्बीवोर्स लाइक डियर एंड रैबिट, यानी कि जितने भी हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, जितने भी शाकाहारी जीव जैसे कि डियर और रैबिट हो गए, ये किस पर डिपेंडेंट होंगे, ये सब देखो। कंज्यूमर कैसा होता है, ये विषमपोषी होता है, ट्रॉपिक्स होता है। इसका मतलब ये खाना खुद नहीं बना पाता, दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंडेंट होगा, ये डिपेंडेंट होगा किसके पर, प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट होगा। क्लियर है क्या। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, जैसे कि डॉग, वॉल्फ, पिकॉक एंड फॉक्स, ये डिपेंडेंट होता है किस पे, हर्बीवोर्स, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद आता है टर्सरी कंज्यूमर।
ये टर्सरी कंज्यूमर किस पर डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है किस पर? सेकेंडरी कंज्यूमर पर। टर्सरी कंज्यूमर लाइक स्नेक, लायन एंड टाइगर, तो ये इसको खाएगा, ये इसको, ये इसको। इस प्रकार से एक फूड चेन बन चल जाता है, इसको कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब खास बात ये है कि इस एसेसरी पार्ट ऑफ इकोसिस्टम में जो मेन जो मैं बायोटिक फैक्टर मानता हूँ वो है अपघटक या डीकम्पोजर। आप देख पा रहे हैं ये डीकम्पोजर है, जैसे कि बैक्टीरिया और कवक। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो कंज्यूमर होते हैं, अगर इनकी मृत्यु हो जाए तो इनको कौन खाता है? ठीक है, तो होता है अपघटक। देख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर का डेथ हो रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर का डेथ हो रहा है और टर्सरी का हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बैक्टीरिया और फंगी के पास। ये जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, कवक होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये इकोसिस्टम में एक बेहतरीन काम करते हैं, इसको कहते हैं अपघटक का काम करना। ये कैसे हैं? जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को इस पृथ्वी पर वापस डिकम्पोज करता है किस फॉर्म में? सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनऑर्गेनिक में सिंपल में चेंज करने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर करता है। क्लियर है क्या? तो ये है इस इकोसिस्टम का इसेंशियल पार्ट और एसेसरी पार्ट, दोनों में क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन होता है, मिलकर एक तंत्र सिस्टम बना हुआ है। इसे ही कह रहे हैं इकोसिस्टम। ये पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? पूरा इकोसिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको समझ नहीं आया होगा इकोसिस्टम क्या है क्या नहीं है। लिखा हुआ है प्रारूपिक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक और उनसे क्या संबंध है। ठीक है, मैं इसको आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों इतना धैर्य से इसको पढ़ा रहा हूँ? तो क्योंकि आप इसको पढ़ लिए तो इससे जो क्वेश्चन आएगा आप इससे आपको इजीली बना पाओगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार या पैटर्न कैसा हो? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम और पैटर्न। कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं? हम समझ गए इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है, हम सब समझ गए। अब बात आती है कि सर इकोसिस्टम हमारे अर्थ पर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो इकोसिस्टम होता है मेनली दो प्रकार की होती हैं। पहला जो इकोसिस्टम उसको कहते हैं प्राकृतिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्रकृति में स्वयं रहता है। सेकेंड है कृत्रिम या मानव निर्मित, यानी कि हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, मानवों द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। जैसे कि कभी आप जाते होंगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ रिसेप्शन में जो सबसे पहला भाग होता है वहाँ पर एक कांच पर पानी होती है, पानी पर कुछ कलरफुल पेंटिंग्स होती हैं, वहाँ पर कुछ मछलियाँ होती हैं और पानी का हल्का बुलबुला निकलता रहता है। देखना बच्चे वहाँ पर खेलते रहते हैं। अब पता है वो क्या है? वो है एक्वेरियम, उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। मानव निर्मित एक इकोसिस्टम है, इसको हम मछली घर कहते हैं बहुत सिंपल भाषा में। जब कभी भी आप जाएंगे तो एक बार गौर करेंगे कि सर ये पढ़ाए थे सर हमको क्लास में, इसको हम एक्वेरियम कहते हैं। वो जो एक्वेरियम है वो एक इकोसिस्टम बनाया गया है, किसके लिए? उस मछली के लिए, ताकि मछली को ना लगे कि मैं कहीं और दूर चला गया हूँ। उनको ये फील होता है कि मैं अपने एक एक्वाटिक लैंड में हूँ, एक इकोसिस्टम में हूँ। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को? तो जो एक्वेरियम होता है वो कृत्रिम होता है, मानव निर्मित पाइतंत्र होता है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। उसी प्रकार आपको पता होगा कि स्पेस में एक स्टेशन है। ठीक है, स्पेस में एक स्टेशन है, हमारे अंतरिक्ष में स्टेशन, जहाँ पर हर देश के व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, रिसर्च करते हैं। वो भी कैसा है? अंतरिक्ष में बनाया गया एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। उसी प्रकार जो खेत होता है, एग्रीकल्चर होता है, ये भी हमारे द्वारा बनाया गया है। हमारे जो पूर्वज सबसे पहले जब खेती करना शुरू किए तो उन्होंने लैंड को खोद कर उसकी जुताई करके क्या किया? उपजाऊ बनाया, फिर प्लांट उगाए। ठीक है, एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो वो क्या है? हमारे द्वारा बनाया गया, नेचर नहीं है। तो जो खेत भी है क्या है? वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपको किसके बारे में पढ़ना है? आपको पढ़ना है नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। ये हमारा टॉपिक मेन होगा, ये इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो सवाल आता है कि सर जो नेचुरल इकोसिस्टम है ये कितने प्रकार का होता है? अब हम सबको पता है कि जीव होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो जल में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इसको हम एक्वेटिक कहते हैं, और वो ज़मीन में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं। तो ऐसे इकोसिस्टम जो तंत्र बना हुआ है, जो टेरेस्ट्रियल है, स्थल पर है, ज़मीन पर है, लैंड पर है, उसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं।
ठीक है, जैसे कि घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, आपके घर के आसपास में घास होगा, वहाँ पे एक सिस्टम बना होगा। फिर है वन यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मरुस्थली यानी कि जो रेगिस्तानी भाग है, डिजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। फिर है पर्वतीय यानी कि माउंटेन इकोसिस्टम। फिर है टुंड्रा इकोसिस्टम यानी कि जहाँ पर अधिक बर्फ वगैरह होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है, स्लीप इकोसिस्टम हो गया। फिर आता है ऐसे इकोसिस्टम जहाँ जल पर बना गया है, किस पर बना हुआ है, इसको कहते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय पारितंत्र इसको कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर जहाँ पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती, दूसरा क्या है मैराइन वाटर यानी कि स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम, और है समुद्री जलीय इकोसिस्टम। ठीक है, जैसे कि समझो स्वच्छ जलीय इकोसिस्टम क्या आएगा, नदी, झरना, झील, तालाब, दलदली भूमि, ये सब इकोसिस्टम आएंगे। इसको आपको हल्का से याद रखना है, ऐसा होता है। फिर है मेराइन वाटर इकोसिस्टम यानी समुद्र में रहने वाली जीव का इकोसिस्टम, जैसे कि समुद्री महासागरीय इकोसिस्टम। तो आपको समझ आ गया होगा इकोसिस्टम के मेनली दो प्रकार होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक के दो प्रकार होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर। ठीक है, अब मेनली जो क्वेश्चन आपसे बना हुआ है, पूछा गया है यहाँ से, घास की इकोसिस्टम पूछा गया है, वन का पूछा गया है, मरुस्थली का पूछा गया है, कभी कभी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको पढ़ कर जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन हम पढ़े थे, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन पूछा है, घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के कौन सा कारक, कौन सा घटक, जैविक घटक, याद करो याद करो, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इसके बारे में आपको लिखना है और संक्षिप्त वर्णन करना है, शॉर्ट ब्रीफ, इसको क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ब्रीफली डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यानी कि बायोटिक फैक्टर के बारे में बताना है आपको। एबायोटिक को लिख नहीं आ जाना है, स्पेशल यहाँ पे मेंशन कर दिया क्वेश्चन को, ध्यान से कहीं पढ़ना। ठीक है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है हर क्वेश्चन में। घास यानी कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम किस में आएगा बताओ, हमने जस्ट अभी पढ़ा, किस में आएगा, ये वाला स्थलीय इकोसिस्टम यानी कि नेचुरल पारितंत्र पे आएगा आने के लिए। इसको पूछा गया है 2020 में पूछा गया है। चलिए मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी आप सबको बनाना है। चलिए कैसे समझते हैं, सब समझते हैं कि ग्रासलैंड क्या होता है, घास क्या होता है। तो घास स्थल महाद्वीपों के भीतर क्षेत्रों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए, दक्षिणी रूस, साइबेरिया में स्थित होते हैं। ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन द इंटीरियर एरिया of continents such as Australia, Argentina, USA, साउथर्न रसिया एंड साइबेरिया। ये ऐसे हमारे ये महाद्वीप हैं जहाँ पर घास स्थल होते हैं, ग्रासलैंड वहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब ऐसे घास के लिए कितनी वर्षा चाहिए औसत, तो यहाँ पर 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती रहती है। द एवरेज एनुअल रेनफॉल हियर रेंजेस फ्रॉम 25 to 75 सेंटीमीटर। इस क्षेत्र में क्या होता है, लंबी लंबी घासें तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन दूर दूर तक वृक्षों का अभाव होता है। जब भी हम ग्रासलैंड के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वृक्ष नहीं होंगे, झाड़ियाँ कुछ होंगी और घासें लंबी लंबी फैली होंगी। इसे हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। टाल ग्रासेस एंड ब्रशेस आर फाउंड इन दिस एरिया बट देयर इज absence ऑफ ट्रीज फार एंड वाइट। ठीक है, चलिए घास स्थलों की जो मिट्टी होती है उसमें जो ह्यूम्स की मात्रा होती है अधिक होती है। अब ह्यूम्स क्या है, मिट्टी की सबसे जो उपजाऊ परत होती है, सपोज दैट ये मिट्टी है ना, ये जो मिट्टी है यहाँ पर एक प्रकार से मिट्टी है, ये लैंड है एक प्रकार से, तो लैंड की जो सबसे ऊपरी एरिया होगी, ये जो एरिया होगी, इस एरिया को बोलते हैं फर्टाइल एरिया यानी कि ह्यूम्स। पत्ती गिरती है नीचे, ओस गिरती है, तो एक प्रकार से फर्टाइल होती है ना, उसको हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं इसको। इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, मोर फर्टाइल होती है, हाईली फर्टाइल होती है। ठीक है, ह्यूमस इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द सॉइल ऑफ ग्रासलैंड ड्यू टू विच इज हाईली फर्टाइल। ठीक है, चलिए यह क्षेत्र फसलों के लिए उपयोगी होती है, इसका मतलब है दिस एरिया इज यूजफुल फॉर क्रॉप, यानी फसल करने के लिए ये काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। जो घास की जो क्षेत्र होती है चाहे किसी भी भूभाग पे हो, उसमें बहुत अधिक समानता पाई जाती है, यानी सिमिलरिटी देखी जाती है। नो मैटर विच पार्ट ऑफ द लैंड ऑफ ग्रास एरिया इन देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी इन इट।
ठीक है। हमारा जो इंडिया है, अगर हम टोटल पूरे एक अर्थ को माने, पूरे विश्व को माने, तो हमारा जो भारत का जो कंट्रीब्यूशन घास स्थल का है वो 8% का है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 8% भाग पर क्या है, ग्रास लैंड है। क्लियर है क्या? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने में सहायता मिलेगी इस चैप्टर को। ग्रासलैंड इज फाउंड ऑन अबाउट 8% ऑफ आवर लैंड इन इंडिया। ठीक है, चलिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, जैविक घटक पूछा है, मैं यहाँ पे अजैविक घटक लिख दिया हूँ। तो हल्का सा ब्रीफ हल्का सा कर सकते हैं, ये भी होता है ऐसे करके, चाहे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कहीं पूछ दे कि घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, वहाँ पर जैविक अजैविक नहीं बोला गया, तब कैसे करोगे? तब आप ऐसे लिखोगे, अजैविक घटक लिखोगे ए करके, अजैविक घटक या अजैविक, इसको हम एरोमेटिक कंपोनेंट कहते हैं, जैसे खनिज लवण CO2, O2, N2, सूर्य के प्रकाश, जलवायु कारक जैसे कि वर्षा, ताप, जल, वायु आदि भी वातावरण में उपस्थित रहते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। मिनरल साल्ट CO2, O2, N2, sunlight, climatic factors such as rainfall, heat, water and etc. also present in the environment. ये सब एबायोटिक फैक्टर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं किसके बारे में, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके जैविक घटक में, जैविक कारक के बारे में। देखो कारक कहे घटक कहे, दोनों का मतलब एक ही होता है, फैक्टर कहे या फिर कंपोनेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, घटक होता है, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अब स्पेशली किसके बारे में पूछा है, घास के बारे में, तो ये समझ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे घास क्या होगा, मेन प्रोड्यूसर होगा। तो विभिन्न प्रकार के घास एवं साकी पौधे, झाड़ियाँ, वृक्ष आदि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, यानी कि भोजन खुद बनाएंगे ना, तो स्वपोषी होंगे, भोजन का निर्माण करते हैं। अतः ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस एंड हर्बेशियस प्लांट bushes, trees and produce food through photosynthesis, hence these are the producer। तो पहला आपको समझ आ गया। जैसे कि एग्जांपल में कुछ घास के एग्जांपल आपको लिखने भी हैं कि कौन कौन उत्पादन, ऐसे लिख के नहीं आएंगे वहाँ पर कि हरे पौधे होते, नहीं, घास पूछा है तो प्रॉपर घास के नाम लिख के आएंगे। जैसे कि साइनोडॉन, ये घास की स्पीसीज के नाम है, उस जाति के नाम होती है। स्पोरोबोलस, डाइकैंथियम, डिजिटेरिया, सिम्बोपोगॉन, ये सब घास के जातियों के नाम हैं। 2-4 आप याद कर लेंगे। साइनोडॉन बहुत सिंपल लग रहा है, डिजिटेरिया सिंपल लग रहा है, ठीक है, स्पोरोबोलस सिंपल है, डाइकेंथियम सिंपल है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए सिंपल होना चाहिए। सिम्बोपोगॉन, ये भी क्या है, घास की जातियों के नाम है। अब यहाँ पर प्रॉपर लिखेंगे उत्पादक का नाम ये होता है करके, तभी आपको नंबर मिलेगा। एग्जामिनर को भी लगना चाहिए कि बच्चे पढ़ कर आए हैं। ठीक है, ये एक ग्रासलैंड है, एक प्रेजेंटेशन है आप लोगों के लिए, ये इसको बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अब इनमें से कोई भी हो सकता है, क्लियर है। तो हमने पहला पढ़ लिया उत्पादक। सेकंड जो हम पढ़ने वाले उपभोक्ता, जो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर पर, घास पर डिपेंडेंट होने वाले, कंज्यूमर कहते हैं। तो कंज्यूमर मेनली 3 प्रकार की होती हैं। पहला कंज्यूमर को कहते हैं प्राथमिक कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, जो केवल प्लांट पर डिपेंडेंट होते हैं भोजन के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, हिरन, घोड़े, गधे, कीट आदि के जो कम्युनिटी के जो इंसेक्ट्स के प्राणी होते हैं, ये क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये उत्पादक पर डिपेंडेंट होते हैं। काउस, बफेलो, गोट, शिप, डियर, हॉर्सेस एंड डंकी एनिमल्स ऑफ इंसेक्ट कम्युनिटी इंसेक्ट्स। चलिए, सेकंड क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता, जो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर प्रायली कैसा होते हैं, मांसाहारी होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, जो जीव प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, इन पर डिपेंडेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। कार्निवोर्स ऑर्गेनिज्म विच ईट प्राइमरी कंज्यूमर आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर, लाइक स्नेक, बर्ड, फॉक्स, सीप, ये सब क्या आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। चलिए, टर्सरी कंज्यूमर किसे कहेंगे, तृतीयक उपभोक्ता किसे कहेंगे, वे जीवधारी द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाने के कारण उच्च मांसाहारी या टॉप कार्निवोर्स होते हैं। जो टर्सरी कंज्यूमर होता है उसको हम कहते हैं उच्च मांसाहारी, टॉप कार्निवोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं, इसलिए इसको हम उच्च मांसाहारी कहते हैं। इसको खाने वाले जनरली कौन होंगे, या तो डिकम्पोजर होंगे मृत्यु के बाद, इनको खाने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इस पायतंत्र
में इन्हें खाने वाला दूसरा जीव नहीं होता, इसलिए हम उच्च मांसाहारी टॉप कंज्यूमर कहते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स बिकॉज दे ईट सेकेंडरी कंज्यूमर बिकॉज इन दिस इकोसिस्टम देर इज़ नो अदर ऑर्गेनिज्म टू ईट देम। जैसे कि बाज हो गया, पिकॉक मोर हो गया, ठीक है, ये सब क्या आएंगे, टॉप कंज्यूमर में आएंगे। टॉप कंज्यूमर में बच्चों हम लोग भी आते हैं, मानव भी, इंसान भी, होमोसेपियंस भी टॉप कंज्यूमर में आता है। तो हमने जैविक घटक का दो चीज़ पढ़ लिया, पहला तो उत्पादक पढ़ लिया, हमने उपभोक्ता पढ़ लिया। अब जो थर्ड जो कंपोनेंट है इसमें है जैविक घटक का, वो है डीकम्पोजर अपघटक, ठीक है। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ताओं के मृत शरीर, डेथ बॉडी, व उत्सर्जित पदार्थ जैसे मलमूत्र आदि के जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें चयन किया गया है, सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित किया गया है करके उन्हें पुनः किसमें मिला दिया गया है, जैविक घटक में। देखो ये जो बायोटिक कंपोनेंट को वापस कौन मिला रहा है एबायोटिक कंपोनेंट में, ये डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर मेन रोल प्ले कर रहा है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, ठीक है, करके पुनः अजैविक घटक जैसे कि खनिज लवण, CO2, O2N2 आदि में बदल देते हैं, जो पुनः क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं, अगर बहुत सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूँ कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन है, अपघटक है। अपघटक के एग्जाम्पल क्या आएंगे, जीवाणु और बैक्टीरिया, ठीक है। सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक, फंगी, जीवाणु, बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसीट्स, ये सब क्या हैं, ये अपघटक होते हैं। अब एक पा रहे हैं, ये एक इसको आपको लिखना है, इसको बनाना है आपको, ठीक है, समझना इस आंसर का। इसको 1 मिनट रुकेगा, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, 5 मिनट रुकेंगे, इसको हल्का सा बता देता हूँ मैं इसको, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको ध्यान से। ये देखते हैं, चलिए जैसे कि मैंने कहा था इसेंशियल पार्ट होते हैं और एसेसरी पार्ट्स होते हैं किसमें, इकोसिस्टम में। एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम बना हुआ है, यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जो डिब्बे में, ये क्या है, बुक में आपको मिल जाएगा, चित्र क्रमांक 14.2 14.2। ये ग्रासलैंड के जीवों, पारिस्थितिक तंत्र एवं उसके विभिन्न घटक के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबके बारे में ऐसा समझते हैं। सन है, एनर्जी का मेन सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए, क्या लिखा हुआ है, ए क्या है, अजैविक घटक, यानी कि एबायोटिक फैक्टर है एयर, सनलाइट हो सकता है ये, है ना, टेम्परेचर हो सकता है, रेन हो सकता है, ये एबायोटिक फैक्टर है। फिर क्या लिखा है, पी क्या होता है, पी फॉर होता है प्रोड्यूसर, देखो आपको दिख रहा है पी में क्या आएंगे, ग्रास, जो घास होते हैं ये क्या होंगे, पी होंगे, यानी कि उत्पादक होंगे। ये डिनोट किया गया है इसको, देखो यहाँ पर ए लिखा है, सॉइल ये एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। चलिए समझते हैं। फिर क्या लिखा है, C1, उत्पादक को खाने वाले कौन, कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने होते हैं, C फॉर कंज्यूमर, तो कैसे होंगे, C1 होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। टूरो C1 कहाँ पर है बताओ, C1 यहाँ पर है, ये, ठीक है, C1 ये है रहने के लिए। फिर क्या है, C2, इस C1 को खाने वाला जैसे सांप हो गया। C2 द्वितीयक उपभोक्ता, मांसाहारी होता है। फिर C3 कहाँ खोजो, सर्च करो C3 कहाँ, आपको कहाँ मिल रहा है, ठीक है, आप देखिए कहीं तो होगा C3, ये है देखो C3, यहाँ पर बाज, जिसको हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। तृतीयक उपभोक्ता सर्वोच्च मांसाहारी कहते हैं, क्लियर है। और डी कहाँ है बताओ, ये है एक्टिनोमाइसीट्स, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। डी फॉर होता है अपघटक, मृतोजीवी होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं। ये है ग्रासलैंड का इकोसिस्टम, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको बेहतर समझ गए होंगे। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, अब हमने पढ़ लिया भाई उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। अब इसमें पूछा है 3 अंतर 3 नंबर का। अब इसको बिना पढ़े भी लिख सकते हो, इस दिनों में अंतर क्या हो सकता है। चलिए भाई मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। ये क्वेश्चन तो ट्रिकी से पूछा गया था, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। एक और हम देखेंगे उत्पादक, देखेंगे उपभोक्ता। चलिए समझते हैं, सबसे समझते हैं उत्पादक के बारे में कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भौतिक पर्यावरण से यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी होते हैं। ये क्या होंगे, ऐसे जीव। उपभोक्ता किसे कहेंगे, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। बहुत सिंपल है। उत्पादक किसे कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। उपभोक्ता किसे कहेंगे, जो अपना भोजन दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल में देखो, हरे पौधे, जीवाणु आदि क्या आएंगे, उत्पादक में आएंगे। आप कहेंगे सर कि जीवाणु तो उपभोक्ता में आएंगे, लेकिन कभी कभी उत्पादक भी क्या करते हैं, उसमें भोजन बनाने के लिए काम करते हैं। चलिए, सारे जंतु जैसे उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। उत्पादक कैसे होते हैं, स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, विषमपोषी परपोषी होते हैं। उत्पादक कैसे होते हैं, उत्पादक सौर ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थ यानी कि अजैविक घटकों को जैव पदार्थों में चेंज करता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए, इसको आप देख लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर आप अच्छा, ये जो वीडियो हम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्या आपको हेल्पफुल मिला, कहीं पर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करें, कम से कम यहाँ तक पढ़ाने का मेरा जो मेहनत आपको सफल लगता है, मुझे कैसा समझाएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को मैं PDF कहाँ दूंगा आपको, देखिए मेरा एक चैनल है कहाँ पर, टेलीग्राम पर। आप इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन करेंगे, आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा मुफ्त में, फ्री में। आप डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक मेरा चैनल है, व्हाट्सअप चैनल, आप चाहते हैं व्हाट्सअप कहीं ना कहीं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ पर जाएंगे, फॉलो कर लेंगे CG बोर्ड प्रिपरेशन करके, ठीक है। चलिए, तो अंत में बोलना चाहूँगा थैंक यू मैं नबोट बुक 12th बायोलॉजी का, ठीक है। मिलते हैं चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम का पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, होमवर्क की तैयारी करते रहिए, कोई समस्या हो मुझे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।